हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो हमारा जो हम क्लास 10th का मैथ्स का सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे तो उसका पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर लिया था, यानी कि हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से सॉल्व करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप चैनल पर जाकर और देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है हमसे, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 6 गुना है। एलसीएम तथा एचसीएफ का योग 189 यानी कि 189 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या है। तो इसमें हमसे दूसरी संख्या पूछी गई है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन है। हमसे कहा गया है कि जो दो संख्याएं हैं तो दोनों संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 6 गुना है। तो मान लेते हैं कि जो एचसीएफ है ये हम x मान लेते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 6 गुना है। तो एचसीएफ अगर x है तो एलसीएम 6x हो जाएगा। अब हमसे कहा गया है कि एलसीएम और एचसीएफ का योग 189 है, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम को जोड़ेंगे यानी कि x और 6x को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 189। तो x प्लस 6x ये हो जाएगा 7x बराबर 189। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये 189 ये बटे में आ जाएगा। तो 7 से इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 दूना 14, 7 सत्ते 49, यानी कि x का मान हमारा 27 आ गया। ठीक है, अब देखिए x हमने क्या माना है, x हमने एचसीएफ माना है, तो हमारा जो एचसीएफ है ये आ गया 27। ठीक है, और एलसीएम हमारा कितना है, एलसीएम हमने 6x माना है, यानी कि 6 गुना x का मान कितना है 27। तो एलसीएम तो हमसे पूछा नहीं गया है, इसीलिए इसको गुणा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमसे दूसरी संख्या पूछी गई है, हमें एक संख्या 54 दिया गया है। तो देखिए हम दूसरी संख्या कैसे बता पाएंगे। हमें जैसा कि पता है हमारा एक फॉर्मूला होता है कि एचसीएफ गुणा एलसीएम, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल किसके बराबर होता है, जो दो संख्याएं होती हैं उनके गुणनफल के। तो दो संख्याएं यानी कि दोनों संख्याओं को हम a और b मान लेते हैं, तो a गुणा b के बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, अब देखिए एचसीएफ 27 है तो इसकी जगह पे 27 रखेंगे गुणा एलसीएम, एलसीएम हमारा ये है 6 गुना 27 बराबर a हम जो हमें पहली संख्या दी हुई है 54, इसको मान लेते हैं a। ठीक है, गुणा में b हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी। तो दूसरी संख्या हमें नहीं पता, ये हमसे पूछा हुआ है, तो इसकी जगह पर हम यही लिखेंगे यानी कि b। अब देखिए हमें इस b का मान निकालना है, तो ये 27 गुना 6 गुना 27 एज इट इज लिखा, ये 54 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, इधर बचेगा b। अब यहाँ से ये 27 से कम 27, 27 दूना 54 कटेगा, ये 2 एकम 2, 2 तिया 6 कटेगा। अब 27 और 3 बचा, इनका गुणा कर देंगे तो 7 तिया 21 का 1, 2 तिया 6 और 2 8, यानी कि 81 यानी कि 81 हमारा b का मान है। यानी कि जो दूसरी संख्या है वो कितनी है 81। तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए इसमें अथवा में भी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें हमसे पूछा है कि जो 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 8 शेषफल देती है वह सबसे बड़ी संख्या है। तो इसमें देखिए हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है जो 70 और 125 को विभाजित करने पर 5 और 8 शेषफल देती है। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, बहुत ही इजी है। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये दो संख्याएं हैं 70 और 125, इनको विभाजित करने पर कहा गया है कि 5 और 8 शेषफल देती है। तो इसीलिए 70 में हम क्या करेंगे कि इसमें से 5 को घटा देंगे तो ये हमारा बचेगा 65, और जो 125 है इसमें से अगर हम 8 को घटा देंगे तो ये हमारा कितना बचेगा, 125 में से 8 को घटाएंगे तो 117 बचेगा। तो अब जो ये हमारा 65 और 117 है इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है।
तो देखिए इसका HCF निकालेंगे तो सबसे पहले इनको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। 65 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 13, 13 पंजे 65 हो गया, ये भाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया। ऐसे ही 117 को हम लिखेंगे तो 3 गुना 3, 3 तिया 9 और ये 13, 13 9 117, यानी कि ये हमने दोनों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया। अब HCF क्या होता है हमारा, HCF हमारा इन दोनों में देखेंगे कि क्या कॉमन है। तो देखिए 13 13 दोनों में है, तो 13 ही हमारा सिर्फ दोनों में कॉमन है, इसीलिए HCF हमारा 13 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा 13। तो ये रहा ए ऑप्शन में। ठीक है, तो अथवा वाले क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है 13। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए इसमें हमसे क्या कहा गया है, वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 2/9 है, वृत्त की दीर्घ चाप का डिग्री में माप है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, हमसे दीर्घ चाप की डिग्री में माप पूछी गई है। तो हमें क्या दिया हुआ है कि वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल जो है, वृत्त के क्षेत्रफल का 2/9 है वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 14 है। तो हमें दिया हुआ है जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है, यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये किसके बराबर है, वृत्त के क्षेत्रफल का 2/9 के बराबर, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल जो है इसके 2/9 के बराबर है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है तो इसका क्या सूत्र होता है, ये होता है हमारा θ/360 गुणा में πr² बराबर में ये 2/9 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। अब देखिए πr², इधर भी πr², इससे ये पूरा कट जाएगा और हमें क्या करना है, हमें थीटा का मान बताना है, क्योंकि देखिए हमसे पूछा क्या गया है, दीर्घ चाप का डिग्री में माप। ठीक है, तो इसीलिए हम इस थीटा का मान निकालेंगे, तो इसको एज इट इज रखेंगे, ये 2/9, ये 360 इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। अब देखिए ये 9 एकम 9, 9 चौक 36 और ये 0। अब थीटा का मान कितना आ जाएगा, ये 2 गुणा 40 यानी कि 80। तो ये आ गया हमारा थीटा का मान यानी कि 80 डिग्री। अब लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि ये जो थीटा का मान आया है ये हमारा लघु चाप का हो जाएगा, लघु चाप का माप। ठीक है, देखिए एक हमारा इस तरह से वृत्त होता है, तो वृत्त में जैसे देखिए ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा त्रिज्य खंड बन गया ये पूरा। तो इसमें ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, ये हमारा होता है लघु चाप, और ये जो है ये पूरा जो बड़ा वाला है ये होता है दीर्घ चाप। तो लघु चाप में ये हो जाएगा हमारा लघु चाप का माप, और इस दीर्घ चाप में ये पूरा हो जाएगा दीर्घ चाप का माप। ठीक है, तो ये जो थीटा का मान आया है ये हमारा इस लघु चाप का माप है, यानी कि 80 डिग्री। हमसे ये वाला पूछा गया है दीर्घ चाप का माप। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ये पूरा जैसा कि हमें पता है ये होता है हमारा 360 डिग्री, इसमें से अगर हम ये वाला घटा देंगे 80 डिग्री तो हमारा ये दीर्घ चाप का माप आ जाएगा। तो देखिए 360 में से 80 घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 280। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि जो हमसे पूछा गया है दीर्घ चाप का डिग्री में माप, तो ये 280 ये रहा बी ऑप्शन में। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन राइट है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें हमसे कहा गया है यदि त्रिभुज CAM समरूप है त्रिभुज SOB के तथा कोण A 39 डिग्री, कोण B 97 डिग्री, तो कोण C हमसे पूछा गया है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हम कैसे बताएंगे कोण C का मान। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ पर दो त्रिभुज हैं, दोनों समरूप हैं। एक तो त्रिभुज CAM है, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं ये त्रिभुज CAM हो जाएगा। दूसरा है त्रिभुज SOB, तो मान लीजिए ये हमारा है त्रिभुज SOB। तो हमसे कहा गया है कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये समरूप हैं। ठीक है, तो देखिए हमें कोण A 39 डिग्री दिया हुआ है, कोण A ये हो जाएगा, ये 39 डिग्री है, और कोण B 97 डिग्री, तो ये कोण B 97 डिग्री।
ठीक है। तो हमसे कोण सी यानी कि ये वाला कोण हमसे पूछा गया है। तो देखिए हम कैसे बताएंगे, हमारा जैसा कि हमें पता है दोनों त्रिभुज जो हैं वो समरूप हैं। तो देखिए त्रिभुज CAM, अब इसमें हमारा जो ये कोण A है, कोण A देखिए यहाँ पर त्रिभुज में ये जो A है ये बीच में आ रहा है और इस वाले त्रिभुज में O जो है ये बीच में आ रहा है, यानी कि कोण A जितना है उतना ही कोण O भी होगा। तो ये 39 है तो ये भी 39 होगा। ऐसे ही M देखिए लास्ट में है और इसमें B लास्ट में है, तो देखिए B और M ये दोनों भी क्या होंगे, एक जैसे होंगे बराबर। तो ये 97 इसीलिए ये भी 97। अब देखिए हमसे C का मान पूछा है, कोण C, तो ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो 180 में से इन दोनों को घटा देंगे तो देखिए इन दोनों को ये 39 प्लस 97 दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 7 16 का 6 हासिल 1 3 और 9 12 और 1 13, यानी कि 136 ये दोनों का जोड़ आ रहा है। तो 180 में से अगर हम इसको घटा देंगे 136 को तो हमारा ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और 7 में से 3 4, यानी कि 44 डिग्री ये हमारा हो जाएगा कोण C का मान। ठीक है, तो 44 ये रहा B ऑप्शन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का B ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये हमारा MCQ का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है समांतर रेखाओं के लिए कौन सी स्थिति सत्य है। तो देखिए समांतर रेखाओं के लिए जैसे कि हमें पता है समांतर रेखाएं कब होती हैं, जब हमारा A1 बटे A2 बराबर हो B1 बटे B2 के और ये बराबर ना हो C1 बटे C2 के। तो ऐसा देख लीजिए, ऐसा किस ऑप्शन में है, ये रहा D ऑप्शन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का D ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमारा सेक्शन 2 यानी कि खंड 2 स्टार्ट हो जाता है। इसमें 4 हमारे MCQ टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो देखिए कहा गया है कि 17 से 20 केस स्टडी आधारित प्रश्न है। प्रत्येक केस स्टडी आधारित प्रश्न में 5 उपभाग हैं, जिनमें से आपको कोई 4 उपभाग हल करने हैं। प्रत्येक उपभाग 1 अंक का है। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 17 को करते हैं। तो देखिए इसमें हमसे कहा गया है भारत सरकार ने घातक कोरोना वायरस से मुकाबला करने के लिए आवश्यक उपाय किए। वायरस को फैलने से रोकने के लिए अनुमोदित टीके हैं कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक 5 और कॉर्बेवैक्स। ठीक है, तो ये हमें पूरा बताया गया है। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ये रहे। कहा गया है कि किसी केंद्र पर कोविड टीके के लिए प्रति घंटे आने वाले व्यक्तियों का आयु वितरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है। ये रही तालिका। तो अब देखिए ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है कि टीकाकरण के लिए आयु वर्ग 25 से 45 के कितने व्यक्ति आए। तो देखिए आयु वर्ग जो है वो ये रहा, ठीक है, और व्यक्तियों की संख्या ये रहा, यानी कि 6 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी आयु 15 से 25 वर्ष है, 11 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी आयु 25 से 35 है, इसी तरह से ये पूरा है। तो हमसे 25 से 45 आयु वर्ग वाले कितने व्यक्ति आए ये पूछा गया है। तो देखिए 25 ये रहा, 25 से 45 ये रहा, यानी कि ये वाला और ये वाला दोनों हमको लेना है, क्योंकि हमसे 25 से 45 आयु वर्ग वाले पूछे गए हैं। ठीक है, तो 25 से सबसे पहले 35 है, यानी कि इसको लेंगे, और फिर 35 से 45 है, यानी कि इसको लेंगे। तो दोनों को जोड़ देंगे 11 और 21, तो ये हो जाएगा हमारा 32, यानी कि 32 ये रहा डी ऑप्शन में। तो हमारा जो है जो ये फर्स्ट है इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब देखिए सेकंड में पूछा है टीका लेने वाले व्यक्तियों की माध्यक आयु है। तो इसमें हमसे माध्यक आयु पूछा गया है, तो इसको हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हमसे माध्यक आयु पूछा गया है। माध्यक आयु का मतलब है हमें माध्यक ही निकालना है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये तालिका हमें दिया हुआ है इसको हम कॉलम में लिखेंगे। तो सबसे पहले एज है, यहाँ पर लिख लेते हैं एज हमें क्या दिया हुआ है 15 से 25, फिर 25 से 35 है, फिर 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 और फिर 65 से 75।
तो यहाँ पे 65 से 75 हो जाएगा। और ये क्या है, व्यक्तियों की संख्या, यानी कि ये बारंबारता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं FI यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो ये कितना है, 6 11 21, 6 11 21 ये हो गया। फिर 23 15 और 4, तो यहाँ पर ये 23 15 4। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमसे पूछा क्या है, हमसे माध्यक आयु पूछा गया है। तो माध्यक निकालने के लिए हम यहाँ पर एक और कॉलम बनाते हैं CF का, यानी कि संचयी बारंबारता का। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, जो ये होता है इसको एज इट इज लिखते हैं। अब इसको और इसको जोड़ के यहाँ पर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 11 और 6 17। इन दोनों को जोड़ के यहाँ, तो ये हो जाएगा 38। इन दोनों को जोड़ के यहाँ, तो ये हमारा हो जाएगा 61। फिर इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 76 और यहाँ पे 80। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया संचयी बारंबारता। अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो ये हमारा ये n का मान हो जाएगा। तो इनको जोड़ेंगे तो 80 आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट में आता है वही इनको जोड़ने पर भी आता है। तो ये n का मान 80 आ गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम होता है n/2 का मान निकालना। तो n का मान तो 80 है, 80/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 40। अब जो ये 40 आया है, ये हम संचयी बारंबारता में देखते हैं कि ये 40 किसके अंदर आएगा। तो देखिए 40 जो है 38 से तो बड़ा है, यानी कि इस 61 के अंदर आएगा। तो यही हमारा हो जाएगा माध्यक वर्ग। ठीक है, अब इसी में से जो हमारा ये CF वाला कॉलम है, इसमें इसके जस्ट ऊपर ये जो 38 है, ये होता है हमारा CF का मान, और इसके सामने इस बारंबारता वाले में ये होता है F का मान, और जो ये हमारा वर्ग अंतराल है इसमें ये जो कम है ये होता है L का मान। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले सबका मान लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो माध्यक का सूत्र है वो, तो ये है L + n/2 माइनस का CF बटे में F × H। अब यहाँ पर L का मान लिखेंगे, तो ये हमारा है 45। फिर n/2 का मान तो 40 है। CF का मान लिखेंगे, तो ये देखिए 38 है। इसके अलावा F का मान लिखेंगे, तो ये हमारा 23 है। और ये H का मान क्या होता है, जो ये वर्ग अंतराल है इनके बीच का गैप। तो देखिए कितने कितने का गैप है, 10-10 का। अब इसमें सबका मान रखेंगे। L का मान देखिए, L का मान है 45, तो ये हमने लिखा प्लस n/2 हमारा है 40 माइनस CF देखिए 38 बटे में F का मान देखिए 23 और गुणा में H का मान कितना है 10। अब यहाँ से ये 45 प्लस 40 में से 38 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। 2 का गुणा होगा 10 में, तो 2 दहा 20 हो जाएगा, बटे में 23 है। अब इसके बाद आगे देखिए, ये 45 प्लस 23 से 20 को भाग कर देंगे, तो 23 से जब 20 को भाग करेंगे तो ये हमारा आएगा 0.86। ठीक है, आप इससे 20 को भाग करके देखना, आपका आंसर 0.86 आएगा। अब 45 और इसको जोड़ेंगे तो 45.86 हो जाएगा, यानी कि यही हमारा माध्यक आयु है। तो देखेंगे हम ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है। ऐसा ऑप्शन तो हमें दिया नहीं हुआ है, इसमें हमसे माध्यक आयु ही पूछा गया है। तो माध्यक आयु तो हमने निकाला है सही 45.86, यानी कि 45.86। तो ऐसा ऑप्शन तो नहीं है, यानी कि इसमें हो सकता है ऑप्शन गलत हो या फिर क्वेश्चन गलत हो, दोनों में से कोई एक चीज़ गलत हो सकता है। ठीक है, मिसप्रिंट हो सकता है। तो आंसर हमारा जब माध्यक आयु पूछा गया है तो ये हमारा करेक्ट है, माध्यक आयु 45.86। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन ही गलत है। अब इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन, इसमें कहा गया है बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा है। तो देखिए बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा पूछा गया है। बहुलक वर्ग कैसे देखते हैं हम, इसके लिए सबसे पहले जो ये हमारा इसी में देख लेते हैं हम, ये जो हमारा है, हमने ये जो बनाया है तालिका, इसमें देखेंगे जो हमारा ये FI वाला कॉलम है, तो इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी है, ये रहा 23।
तो ये हमारा 23 है सबसे ज़्यादा बारंबारता, तो यही हो जाएगा हमारा बहुलक वर्ग। अब इसमें देखिए बहुलक वर्ग में हमसे ऊपरी सीमा पूछा गया है, तो देखिए ये हमारा बहुलक वर्ग है, तो इसमें ऊपरी सीमा ये जो 45 है ये तो निचली सीमा है यानी कि लोअर लिमिट, ये 55 जो है यही हो जाएगा अपर लिमिट यानी कि ऊपरी सीमा। ठीक है, तो 55 ये रहा सी ऑप्शन में। आप यहां से भी देख सकते हैं, देखिए ये हमारा Fi है यानी कि बारंबारता, तो इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता ये 23 वाली है। ठीक है, तो यही हमारा हो जाएगा बहुलक वर्ग। अब इसमें देखिए यहाँ पर जो ये वर्ग अंतराल है इसमें ये 45 हमारा लोअर लिमिट हो जाएगा यानी कि निचली सीमा, और ये हो जाएगा हमारा 55 अपर लिमिट यानी कि ऊपरी सीमा। ठीक है, तो हमसे ऊपरी सीमा पूछा गया था, तो ये 55 राइट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट पूछा है फोर्थ क्वेश्चन में कि टीका लगवाने वाले व्यक्तियों का माध्य है। तो इस बार हमसे माध्य पूछ लिया गया है, तो इसमें भी हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा। तो एक बार फिर से हम एक कॉलम बना लेते हैं, क्योंकि हमें माध्य ज्ञात करना है, इसीलिए हमें यहाँ पर इसको कॉलम वाइज लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले एज है, एज देखिए सबसे पहले है 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 और 65 से 75। ठीक है, फिर इसके बाद ये क्या है, नंबर ऑफ पर्सन्स यानी कि व्यक्तियों की संख्या, यानी कि ये हमारा बारंबारता है, तो ये है 6, 11, 21, फिर है 23, 15 और 4। अब हमें माध्य निकालना है, तो यहाँ पर एक और कॉलम बनाते हैं हम वर्ग चिन्ह का यानी कि xi का। तो देखिए हमसे माध्य पूछा गया है, इसीलिए यहाँ पर हम xi वाला एक कॉलम बनाते हैं। तो xi में क्या करते हैं हम कि जो ये हमारा वर्ग अंतराल है इसमें दोनों को जोड़ के और 2 से भाग कर देते हैं। तो 15 और 25 ये हो जाएगा हमारा 40, 40 में 2 से भाग करेंगे तो 20 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें भी करेंगे, 25 और 35 को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 60, 60 में 2 से भाग करेंगे तो 30। फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 40, फिर ये 50, 60 और फिर 70। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारा xi हो गया। अब यहाँ पर हम fi xi का एक कॉलम बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए fi xi में क्या करते हैं हम कि जो ये fi और ये xi है इनका गुणा करके लिखते हैं। तो 20 छक 120, 11 और 30 का करेंगे तो ये हो जाएगा 330। ऐसे ही यहाँ पर 21 और 40 का करेंगे तो ये 840 हो जाएगा। फिर 23 और 50 का करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1150। 15 और 60 का करेंगे तो ये हो जाएगा 900। 70 और 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 280। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ सिग्मा ऑफ fi यानी कि fi को जोड़ते हैं। तो 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11 और 5 16 और 4 20 का 0 हासिल 2, 1 और 2 3, 2 5, 1 6 और 2 8, यानी कि ये आ गया 80। ऐसे इनको भी जोड़ेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारा 0, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 5 14, 14 और 8 22, 22 का 2 हासिल 2, 1 और 3 4, 4 और 8 12, 12 और 1 13, 13 और 9 22, 22 और 2 24, 24 और 2 हासिल 26, 26 का 6 हासिल 2, 1 और 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो ये आ गया हमारा सिग्मा fi xi। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब देखिए हमें माध्य बताना है, तो माध्य बराबर क्या होता है, इसमें प्रत्यक्ष विधि का सूत्र होता है सिग्मा fi xi बटे में सिग्मा fi। तो सिग्मा fi xi ये रहा 3620 बटे में सिग्मा fi ये रहा 80। 0 से 0 कटेगा, 8 से इसको भाग कर देंगे 362 को, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, 4 बचा तो 8 पंजे 40, 2 बचेगा पॉइंट लगाएंगे 8 दूना 16, 8 पंजे 40, यानी कि 45.25। 8 से इसको भाग करना आप 45.25 आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा माध्य। ठीक है, तो 45.25 ये रहा सी ऑप्शन में, यानी कि इसका सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट लास्ट ये रहा, इसमें कहा गया है सबसे कम बारंबारता वाले आयु वर्ग का वर्ग चिन्ह है। तो सबसे कम बारंबारता देखेंगे हम, ये रहा 4, तो इसमें आयु वर्ग का वर्ग चिन्ह पूछा गया है। तो आयु वर्ग ये रहा,
तो वर्ग चिन्ह हम कैसे निकालते हैं, मैंने आपको यहीं पर बताया था। ये जो xi है इसी को तो हम वर्ग चिन्ह कहते हैं, क्लास मार्क। तो ये हम कैसे निकाले थे, इन दोनों को जोड़ के और 2 से भाग कर दिए थे। ऐसे ही इसमें भी इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। तो 65 और 75 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 140, 2 से भाग करेंगे तो 70 आएगा। तो 70 देखिए ये रहा डी ऑप्शन में, यानी कि 5th का डी ऑप्शन राइट है। हालांकि इसमें ये जो 5 आप देख रहे हैं इसमें से कोई 4 ही आपको करने हैं, लेकिन मैंने 5 करा दिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का जो केस स्टडी वाला क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 18 ये भी हमारा केस स्टडी वाला ही क्वेश्चन है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको इतना अच्छे समझ में आ गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।